भूगोल मद निषेध में भूगोल से खूब क्वेश्चन डले बा। प्रीवियस ईयर 2025 के 22 के देखनी है जा न क्वेश्चन बैंक बा 3 गो में वही जो होई क्वेश्चन बैंक में कम से कम लूसेंट से 50 से 55 सवाल अब तक हमने के मिल गई बा जितना हमने के पढ़ल बानी जा। प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। दूसरा नंबर की मध्य इतिहास से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा था, यानी पूछता ही नहीं है। तो हम तो लोग के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेलहू नहीं थी है या ना मॉडर्न ना मध्य मॉडर्न तो पढ़ल ही बानी हम। आधुनिक बात हम पढ़ाइए दिले बानी, मध्य इतिहास हम पढ़ल ही नहीं थी। हम जाना तानी कि बाबर झाबर वाला सवाल पूछबे ना करेला, गौरी गजनबी वाला सवाल पूछबे ना करेला। वो पूछी 1-2 गो पूछेला, जैसे कि 5-6 गो रखी। ऐसा बात नहीं है कि एकदम बिल्कुल ना पूछी तो किताब थोड़े बेचाई। तो किताब बेचाई ऐसे 5-6 गो पूछी तो जो कोनो ज़्यादा टॉप लेवल के ना पूछी, वंश के हिसाब से पूछ दी कि हाई वंश कौन शासक रहलन, हाई नाम दे दी कौना वंश के रहलन। 1-2 गो ऐसा जौन धर्मस्थल होके जोड़ के पूछी, ठीक। वो इतना जन्म मरण हरण, बेटा के नाम बेटी के नाम, शासक कब से कब तक, इतना ना पूछी। चलो ई लूसेंट में बहुत चीज़ पढ़े के बा, बहुत चीज़ दिलहूँ बा, लेकिन अच्छा क्यूज क्लास वही चला पावता जरा पता बा कि कौन एमें छोड़े के बा। ना तो पढ़ावे के तो सबे कोई सब पढ़ा देता, भाई पढ़ ले। लड़कवा घरों पर बैठ के अपने से सब पढ़ ली। आवत लोग काहे खातिर पता करे खातिर कि हाँ कौन हमनी के छोड़े के बा। पढ़े के जौन बात तो तू जानता ही बड़ा कि सब पढ़े के बा, लेकिन छोड़े कौन बा यही जी बतावेला, वही बेस्ट क्यूज क्लास चलावेला। तो भूगोल की आज लास्ट क्लास बा। जनगणना से कल जनगणना से बिहार मद निषेध में 3 गो सवाल पूछले रहे। पहला पूछले रहे, अब थोड़ा जब आज से हम मद निषेध की क्लास ले, हम डाटा आज बढ़िया ना चलत रहे, लेकिन आज से हम मद निषेध की क्लास स्टार्ट कर दे। हम क्वेश्चन बैंक 3 गो प्रीवियस ईयर बा, पहले ही 3 ख़त्म करम। एक बाद में सेट हम 10 से 12 गो सेट ख़त्म करम, ठीक। अभी टाइम बा मद निषेध वाला में। SSGD वाला क्लास चालू कल जाई। केवल पढ़ा तो दिल ही वहीं तो लोग SSGD में साइंस, GK, हिंदी, सोशल साइंस होइए गई बा। एक बाद में हिंदी होइए गई बा आ करेंट अफेयर चल ही रहल बा। विषय ज़्यादा अलग नहीं है मद निषेध से SSGD के, बस यही अंतर बा कि उसमें मैथ आ रीजनिंग बा। तो रीजनिंग तो लोग के हम पढ़ा चुकल बानी। मैथ में लगभग में 12 से 15 गो चैप्टर पढ़ा दिले बानी, 5-6 गो चैप्टर और बचल हवा लोग के। तो एकरा के हम संडे कहा था क्लास लगा के लाइव यहीं हम चला दी का। हाँ 4 घंटा के अंदर पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए। तो जनगणना हो चुकल बा। अब रहे भारत की प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजना। चलो, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लाभान्वित राज बतावे के बाद। तो हम पूछम परियोजना आ तू बतैया राज, ठीक। तो भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इसे किसको लाभ मिलता है, किस राज्य को लाभ है? तो देखो भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, 4 गो राज्य का इससे लाभ मिलता है। पहला पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, भाखड़ा नगर परियोजना। अब नीचे आवा, सीधे अब आ जाइए जब
हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना तथा कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तो नामे से नदी बिया। चंबल परियोजना चंबल नदी। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी। मयूर परियोजना ये छोड़ दो, सीधे नीचे आ जा। फराक्का परियोजना फराक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर और पश्चिम बंगाल में। फराक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में। नदी के नाम गंगा भागीरथी। नीचे अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी। राजस्थान पंजाब हरियाणा। राजस्थान पंजाब हरियाणा। नीचे अब सीधे अब कदी रिहांद परियोजना रिहांद नदी उत्तर प्रदेश। रिहांद परियोजना रिहांद नदी उत्तर प्रदेश। नीचे अब दुर्गा बैराज परियोजना मत लगई है, इडुक्की लगा लो। इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। रिहंद परियोजना निहंद नदी उत्तर प्रदेश। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब हरियाणा। राजस्थान पंजाब हरियाणा। फराक्का परियोजना गंगा भागीरथी राज्य पश्चिम बंगाल। फराक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तेलंगाना कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी केरल तेलंगाना कर्नाटक। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी राज्य उड़ीसा। महानदी कहाँ बा? उड़ीसा में बा। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी? महानदी राज्य उड़ीसा। भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी राज्य पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान। चलो नीचे आओ। सबसे अब कोयना परियोजना कोयना नदी पर। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। हिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। छोड़ दो। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में। गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र में। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात। बाण सागर परियोजना सोन बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। इंदिरा सागर बांध है
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश है। इंदिरा सागर बांध है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश है। चलो, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड में, तिलैया परियोजना बराकर झारखंड में। गिरनाल परियोजना गिरनाल नदी महाराष्ट्र में। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में, पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में। सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। हिडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र, कोयना नदी महाराष्ट्र। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में। एडुकी परियोजना पेरियार नदी केरल में। रिहंड परियोजना रिहंड नदी उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा 3 राज्य में। फराक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तेलंगाना कर्नाटक। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। परियोजना पूरा खत्म। अतने परियोजना में पढ़े के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो क्वेश्चन दी टिक लगा ला कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसे कहा है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। देश में सबसे अधिक 3 बड़े बांधों वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। ना पूछी। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। ये टिक लगा ला। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। कोयना कृष्ण नदी के सहायक नदी है जो सतारा जिले के कराड़ में मिलती है। इसके संगम को प्रीति संगम कहा जाता है। 17 नंबर बाजा। नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर पूछेला तो ये सब तो 1 नंबरिया 1 लाइन के बाद पढ़ के निकल जाए के बाद जैसे कह दी है आगरा यमुना नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर। दिल्ली यमुना नदी। हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर गंगा नदी। कनौज गंगा नदी। श्रीनगर झेलम नदी। सूरत ताप्ती नदी। सूरत कौन राज्य में पड़ेला? गुजरात के राजधानी है ना, सूरत में पड़ेला, शहर है। हैदराबाद मूसी नदी। मथुरा यमुना नदी। जमशेदपुर सोनरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी। गोरखपुर छोड़ दो। अयोध्या सरयू नदी। कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर नर्मदा नदी। कोटा चंबल नदी। जौनपुर गोमती नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी।
उज्जैन क्षिप्रा नदी बनारसी, गंगा नदी बनारसी, लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना सतलज नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। ये लड़की बोलती क्यों नहीं हो, बोलो। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, मथुरा यमुना नदी, हैदराबाद मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी, यमुना मथुरा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, हैदराबाद मूसी नदी, सूरत ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी, सूरत, श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम, कनौज गंगा नदी, कनौज गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, हरिद्वार, दिल्ली यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी, दिल्ली, प्रयागराज गंगा यमुना, प्रयागराज गंगा यमुना, प्रयागराज, बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ, आगरा यमुना नदी, आगरा यमुना नदी, आगरा, अयोध्या सरयू नदी, अयोध्या, कोलकाता हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ नवाबों की शहर लखनऊ कहा जाता है तो गोमती नदी के किनारे बा। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, असम में डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, असम राजधानी कहाँ है, दिसपुर, जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी, कोटा, जौनपुर गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना, बनारसी गंगा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। परियोजना खत्म और बसा हुआ राज खत्म। ठीक, गुप उठाइए तो बाबू। कहता भारत के पर्वतीय नगर, तब पर्वतीय नगर थोड़ा सा देख लो लोगिन। कहता बताइए गुलमर्ग किस राज्य में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, ऊटी तमिलनाडु, शिमला हिमाचल प्रदेश, पहलगांव जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाईकनाल तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, हाँ लगा लो। डलहौजी हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, मुक्तेश्वर, कसौली हिमाचल प्रदेश, कसौली हिमाचल प्रदेश, कसौली हिमाचल प्रदेश, गंगटोक सिक्किम, गंगटोक सिक्किम, मनाली हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल, रानीपेट उत्तराखंड, रानीखेत, रानीपेट कहनी है ना, रानीखेत उत्तराखंड, रांची झारखंड, मिरिक पश्चिम बंगाल, छोड़ दो, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, शिलोंग मेघालय, छोड़ दो के, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। ऐसा ऐसा सवाल हुआ SSCGD में देवेला, ऐसा ऐसा सवाल हुआ भाई धर्मशाला किस राज्य में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान, मन्नार केरल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, मंडी हिमाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश, खंडाला महाराष्ट्र, खंडाला महाराष्ट्र। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो एक बार फिर से बता दिया लोगिन, बताओ। खंडाला महाराष्ट्र, मंडी हिमाचल प्रदेश, मंडी, पेरियार पंचमंडी, मन्नार केरल,
माउंट आबू राजस्थान, कुल्लू घाटी धर्मशाला, महाबलेश्वर, शिलोंग, अल्मोड़ा, श्रीनगर, रांची, रानीखेत, मनाली, गंगटोक, कसौली, नैनीताल, मुक्तेश्वर, मसूरी, डलहौजी, कोडैकनाल, दार्जिलिंग, पहलगांव, शिमला, ऊटी, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत नहीं है ना। भारत में प्रमुख भौगोलिक उपनाम है। चलो तो उपनाम से काल देखल जाई, नैका नैका काल देखल जाई। ठीक, अब चला भूगोल के रिवीजन में। एक सौ 125 में आ जा। भारत का भूगोल। चला भूगोल के रिवीजन। भारत भूगोल सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितना 8 डिग्री से 4, 37 डिग्री से 6। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 38 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये पूरा याद रखेगा बाबू। उत्तरी गोलार्ध में कही तो 38 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक, आगे कह उत्तरी अक्षांश और देखो का भैलक है, और उत्तरी अक्षांश में देखल जाता कहता और 38 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में एवं उत्तरी हिस्सा में उपोष्ण कटिबंधीय या कोशन शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय में आता है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय में। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, 3 याद रखे के बाद, रूस, कनाडा, चीन। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जबकि विश्व की संपूर्ण
जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5%। क्षेत्रफल में विश्व के कितना बा 2.42%। और पूरा जनसंख्या में विश्व में कितना बा 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8वां बड़े देश है, माने बड़ा देश है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीनों याद रखे के बाद चीन, भारत, अमेरिका याद रखी है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में 2933। तो भारत उत्तर से दक्षिण में 3214, पूरब से पश्चिम 2933। नीचे आ जा सीधे। अब समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील कहलाती है। क्या कहलाती है? 12 समुद्री मील। 7 भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा की लंबाई। तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। बांग्लादेश पूरब में बा ना, तब पूरब के देखला जौन राज्य बा लगभग में सटल बा बाउंड्री के, वही हो जाई। तब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। चीन के उत्तर में पड़ेला तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान में पश्चिम में पड़ेला तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेपाल उत्तर में पड़ेला तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर भूटान के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार वाला अधिकतर पूछेला तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये भी पूरब में पड़ेला म्यांमार। तो पूरब के इलाका में 4 गो जो बाउंड्री पर बात देख ली है तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अफगानिस्तान में एके बा पाक अधिकृत लद्दाख आवेला। नोट: भारत के कुल 16 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, 2 गो संघ शासित कौन कौन बा? तो एक लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर। भारत के जलीय सीमा में 7 देश हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये जलीय सीमा जो समुद्री सीमा से संबंध बनाता है तो ये 7 गो होता है। तो कई गो बबुआ भारत के पड़ोसी देश बा? 7 गो। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पड़ोसी देश में लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनावे वाला राज्य कौन बा? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम बनावे वाला तो भूटान है। सबसे कम बनावे वाला भूटान, असम। एक अरुणाचल प्रदेश रहे। का रहे बबुआ? अरुणाचल प्रदेश है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 गो जौन बा जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनावता, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिण की ओर इंदिरा पॉइंट। यह अच्छा, पहला इसका नाम क्या था? पिग्मियन पॉइंट। अब नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। कदी भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कौन राज्य में, मैंने कौन जगह बात? लद्दाख में। ये काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुज्ते उपक्षेत्र में देखा जाता है। मैंने काराकोरम के पहाड़ी पर देखा जाता है, सियाचिन में। कहाँ पर? सियाचिन में। तो इंदिरा कौल लद्दाख है। पश्चिमी बिंदु पश्चिम में सबसे तो गुजरात के सरी क्रीक में बा। हाँ, तो सरी क्रीक नाम रहे। देखो, पश्चिमी बिंदु सरी क्रीक गुजरात और पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में बा। तो सरी क्रीक के नाम पर गुहाल भी आ जाता, गुहरमती गौरमा।
चला, लेकिन जो अभी में बा ना तो हम याद करते चली जा। कोलाह पॉइंट मुंबई में है, ये छोड़ दो के बाद। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन कहा जाता है। भारत चीन के सीमा को क्या कहा जाता है? मोहन। भारत के बताओ सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाला है? इंदिरा पॉइंट। उत्तर वाला के इंदिरा कॉल, पश्चिम वाला के सरीसृप और पूरब वाला के हाँ क्या नाम होगा भैया? हाँ याद रखिए हम किबुतु। भारत चीन के बीच के सीमा मैकमोहन रेखा कब बना था? 1914 में। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। जितना रेखा बना ओकरे नाम से बनावल गई बा। मैकमोहन तब मैकमोहन के द्वारा, डुरंड रेखा तो डुरंड के द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब? 15 अगस्त 1947 रेड क्लिफ बनैले रहे। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में कौन नदी सीमा बनाती है? काली नदी। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन पहाड़ी बा? पटकाई की पहाड़ी। दक्षिण में श्रीलंका माने भारत से बताइए अलग होता है किससे? मैं दक्षिण भारत में ऐसी सीधे कहा ना, भारत श्रीलंका के बीच में सीमा कौन बनाता है या अलग कौन करता है? पाक जल मरुमध्य या मन्नार की खाड़ी। तब मन्नार की खाड़ी किस देश को भारत से सीमा बनाता है, अलग करता है? श्रीलंका से। पाक जल मरुमध्य में ही राम सेतु स्थित है। तो राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जल मरुमध्य में ही स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। पहला श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो मानक समय कहाँ से हो गुजरता है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश में पड़ेला। ये कितना डिग्री पर? तब 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। तो 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे चला जाता है? 5.5 घंटा आगा हो जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरता है? तब 5 राज्य से होकर गुजरता है। याद करे के तरीका सीधे यहाँ से लेके यहाँ कर बढ़ जी। हम हिंदी में क्या कहब? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। विश्व के नोट, विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक यमोत्तर को 7.5 डिग्री 30 देशांतर का गुणक पर चुना गया है। कर्क रेखा लगभग भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कौन कौन? उस पीछे शुरू करिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेणी से गुजरती है। तब पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है? तो दक्षिण में त्रिवेणी से होके गुजरता है। त्रिवेंद्रम ना, त्रिवेंद्रम से होके गुजरता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। कौन कौन उपमहाद्वीप में? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान उपमहाद्वीप में शामिल बान सब। आगे चलो। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कौन कौन आता है? पूर्वोत्तर भारत का राज्य कौन कौन बा? तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बांग्लादेश से नहीं मिलती है, माने सीमा नहीं बनाती है। एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है।
पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब। पाकिस्तान से लगा सबसे बड़ी राज्य कौन होती है? तो राजस्थान। सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ कौन राज्य बना होता? राजस्थान। कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। तो वह कौन सा देश है जो कौन सा राज्य है जो 3 देश से सीमा बना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश भी बा एकरा में, अरुणाचल प्रदेश है। कदी वह कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन? तो पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। सिक्किम के भी 3 गो देश के साथ सीमा बनाता। कौन कौन? नेपाल, भूटान, चीन से। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। यंगयोप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? यंगयाप दर्रे के पास में। कहाँ पर? यंगयाप दर्रे के पास में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिंधु नदी के द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। ये लड़की देखा किताब ना। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा। जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा। तीनों याद रखे के बाद। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी। सिपकिला सेवा सतलज एने बाबुआ जोजिला सिंधु नदी, जलेपला तीस्ता नदी, सिपकिला सतलज, जलेपला तीस्ता नदी। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो कदी सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। तो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ चीन को जाने वाले एक सड़क बनाई गई है। तो बताइए काराकोरम दर्रा किस देश से होकर जाता है? तो चीन जाने के लिए काराकोरम दर्रा से, चीन जाने के लिए काराकोरम दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह मन्नार और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम मिदुंग था। तो कह दी बुआ कि रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौर, यानी कुल्लू घाटी को लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगु तुंग है। तो रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या था? भृगु तुंग था। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिरगिट को जोड़ती है। बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिरगिट को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिरगिट को। बरलाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बरलाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिरगिट से। बनिहार दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तो देश का सबसे छोटा दर्रा है। तो देश का सबसे छोटा दर्रा कौन सा है? बनिहार दर्रा। जम्मू कश्मीर देखो सूत्र तरीका तो है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर माने जम्मू और श्रीनगर किस मार्ग से होकर जाते हैं? बनिहाल दर्रा से। किस दर्रा से? बनिहार दर्रा से। जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? बनिहार दर्रा पर स्थित है। बोलत रहबू लोग ना तो तू लोग का दिमाग
चंचल रही, मन लगी पढ़े में, अनाज शांति से बैठ रहा बना तो एने ओने दिमाग घूमत रहेला, व्यस्त रखा दिमाग के। दिमाग कहेला ना कि खाली टाइम छोड़ब तो हम शैतान हावी हो जाला, ए पर व्यस्त रखे एकरा आप। तो कभी बनिहार दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाता है, इसका ये जवाहर सुरंग के नाम से इसी से होकर जाता है, और छोटा दर्रा सबसे इसी पर है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचला दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख कही तो बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा कही तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जर पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जर पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। तो अब देखो यहाँ से दर्रा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे ले बबुआ। ये 5 क्वेश्चन एक बार फिर से तू लोग का देखा था नहीं। चलो अब बउआ देखो बताइए लोग इन दर्रा वाला थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से निकलती है? यंगयाप दर्रे से। कहाँ से? यंगयाप दर्रे से। कह दी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? जोजिला दर्रा से। मैंने जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से होता है। जोजिला दर्रा का निर्माण कौन करता है? सिंधु नदी। फिर कह दी सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी, और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी। ये 3 गो दर्रा का निर्माण हो जाता। कौन कौन? जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जलेपला दर्रा हो गए। नीचे अब कदी लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है। तो सबसे ऊंचा दर्रा के भारत में पूछी तो काराकोरम, और सबसे छोटा दर्रा के बात करी तो बनिहाल दर्रा। कोई दिक्कत? रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्फीत घाटी से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रा का पुराना नाम मृगु तुंग था। तो याद रखे कि मैं क्या कर सुन ला। कद ही कुल्लू घाटी रोहतांग दर्रा पर देखे के मिलेगा। रोहतांग दर्रा पर का मिलेगा? कुल्लू घाटी, मनाली, लेह देखने को मिलता है। सही बात की एक जवाब है। कुल्लू घाटी, लेह और मनाली तीनों महत्वपूर्ण शहर बांस। कुल्लू, मनाली, लेह कौन दर्रा पर देखा जाला? तो रोहतांग दर्रा पर। रोहतांग दर्रा पर 3 चीज देखा जाला। कौन कौन? कुल्लू, मनाली, लेह। याद होगी लखना? एग्जाम में कैसे याद रख के नंबर ले के बाद जरूरी बा। पहले बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिरगिट तक। श्रीनगर को गिरगिट से, तो श्रीनगर को गिरगिट से। तो बुर्जिला दर्रा समझ में आ गई कि श्रीनगर में मिली। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। तो थोड़ा सा ये भी समझ में आ गई बोलो के कि बारालाचला दर्रा कहाँ देखे मिल जाई? हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जिसे जवाहर सुरंग इसी पर है। तो यह समझ में आ गई कि बनिहार दर्रा कहाँ देखे के मिलेला? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा, हाँ, तो शिमला तू लोग को पते बा कौन राज्य में पड़ेला? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल राज्य में पड़ जाए सिपकिला दर्रा। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचला दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को, लद्दाख को जोड़ता है। तो यह पता चल गई हो बारालाचला दर्रा कौन राज्य में पड़ जाए? हिमाचल प्रदेश में। चलो अब बताइए हम जीवित जर पुल किस राज्य में देखा जाता है? मेघालय में। जीवित जर पुल कहाँ देखा जाता है? मेघालय में। अब भारत के प्रमुख दर्रे के बताइए कौन कहाँ राज्य में बा? कौन कहाँ है? काराकोरम दर्रा लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख। जोजिला दर्रा लद्दाख। अधि दर्रा लद्दाख। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर।
वनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा हिमाचल उत्तराखंड, मान्ना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा जलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। एकरा की याद तारा करे के पड़ी, में कोनो कंसेप्ट काम ना करी तो कुछ याद करे के बाद अभी तो टिक नहीं खिलो गई लगा ल चल ये पूरा हवा तहारो की याद करे खातिर। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलता है। चलो कद ही रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियानार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे हम राम सेतु जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। तो जाफना किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रे के द्वारा। भारत का भौतिक रूप, भारत के भौतिक रूप में आ जा। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उत्तर पर्वत श्रेणी है, उच्च पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। आगे बढ़ जाए। अब कहता भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत के 5 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तरी पर्वत मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा पर्वतद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा समुद्रीय तटीय मैदान। अब कहते हैं बताइए हैरी हेस के प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव का निर्माण कारण से हुआ था, टकराव का परिणाम है। तो कभी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो हैरिस के प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण से हिमालय का निर्माण हुआ है। नीचे आओ। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में का देखे के मिलेला? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां देखने को मिलता है। केटू के ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानल जाला जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। एक काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। तो कारा के से काराकोरम होला, केटू का मतलब के माने काराकोरम है आ टू दूसरा। तो केटू काराकोरम के सबसे ऊंची चोटी है जो भारत के सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। नोट, काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है जो बागानों, बैक्टीरियन, ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाए। अब तो ट्रांस हिमालय में देख ला का मिलेला? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि देखने को मिलता है। यानी कि इसी में केटू, तो काराकोरम माने केटू कहल जाला। केटू में आवेला का सबसे ऊंची चोटी है। ये काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी कौन है बाबू? भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? केटू काराकोरम। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाला। 8611 मीटर। कदी कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय। जाफना, यहाँ पर जाफना की खेती की जाती है। हाँ, जाफरान की खेती की जाती है। कदी बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी देखने को मिलता है।
फोटुला लद्दाख श्रेणी में खरदुर्गला जैसे दर्रे देखने को मिलता है। तो जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुर्गला देखने को मिलता है। किस हिमालय में आता है? बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय में नाम याद रखी है कौन कौन? जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल। जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल। जास्कर एकरे में देखे के मिलेला। लद्दाख एकरे में बा कोई दिक्कत। तो बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, जास्कर, बनिहार, लद्दाख। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं बुलर, खारे जल की झील पोंगोसो और सुमोरीर स्थित है। कहने का मतलब कि बृहद हिमालय में ही देखने को मिलता है मीठे जल की बड़ी झील, डल झील एवं बुलर झील। तो दो गो डल और बुलर झील मीठे जल की झील है जो कहाँ देखने को मिलता है? बृहद हिमालय में। और खारे जल की झील पोंगोंग सो और सोमुरी। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ तीर्थ स्थल यहीं पर देखने को मिलता है। तो बृहद हिमालय में स्थल कह दी तो वैष्णो देवी देखा जो प्रसादी आइल बा ना, वैष्णो देवी तक से आइल बा। एक स्टूडेंट के परिवार गई रहे वैष्णो देवी, तो वहाँ से 3-4 दिन के बाद लौटली है। तो वही और देखो वैष्णो देवी के प्रसादी के पहचान है कि प्रसादी देखबा ना तो एकरा में एक विशेष प्रकार के तू लोग के प्रसादी में देखे के मिलेला का ई वाला है, ठीक ना? ई पता नहीं का हो, सेव के सूखा है का हो, कोनो फल उल है शायद ई ना। तो वो वहाँ की प्रसादी के अक्सर देखल जाला। आइजोनिक बा ना है एगो प्रसादी है वहाँ के बड़ा बड़ा फूल लेखा ही होला है, देखत रहो ना है ई देख लो। तो ई वहाँ के पहचान मेन है देखा आए। हाँ है मेन रहेला है सब है देखत रहो ना, वो पहाड़ी फल है वहाँ के। तो ये वैष्णो उठाओ उठाओ देखो पैर से मत लगे। तो अब माँ से हम यही विनती कहनी है कि हमनी के कब बुलावत नहीं जल्दी से बोल विनती सुनी अब हमारो कि वैष्णो धाम चलल जाओ। अकेले ना कुछ ऐसा हमनी करनामा कर कि कुछ ग्रुप बना के हमने किया जा, कुछ स्टूडेंट के साथ आवल जाए। तब वो अब वैष्णो मंदिर कहाँ देखे के मिलेला? वैष्णो देवी कहाँ देखे के मिलेला? तो बृहद हिमालय में। अमरनाथ गुफा बृहद हिमालय में, अमरनाथ गुफा के कपाट खुल चुकल बा। और चरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थलें देखने को मिलता है। तो जाति तीनों घूम ले आओ, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ है। दूसरा नंबर आवा हिमाद्री अर्थात एवं बृहद हिमालय सर्वोच्च या बृहद हिमालय। अभी हम ट्रांस हिमालय में रही का हो, ट्रांस हिमालय में। तो लेकिन हाई जोन बान है बृहत हिमालय में आवेला, बृहत हिमालय में आवेला। आइए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में का आवेला? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है कौन? बृहद हिमालय। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में देखने को मिलता है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अब भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? K2। तो नेपाल में देखा जाता है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कमेट एवं नामचा बरबा आदि इसी शिखर पर स्थित है। तो जो नाम से अलग अलग नाम लगता, नंदा, कंचन, नंगा, कमेट, नामचा, ये सब कहाँ देखे के मिलेला? हाँ बृहद हिमालय में। कहवा? बृहद या हिमाद्री। हिमाद्री ऐसा नाम बा कि यहाँ पहाड़ बा बर्फ के, तो हिम जामल बा। हिम माने का होला? बर्फ है। अच्छा
बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछले बा कि बताइए बृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग किस कारण से होता है। तो लघु हिमालय से अलग कैसे होता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के कारण। 3 नंबर देखा, लघु हिमालय के ही मध्य हिमालय कहल जाला। तो लघु हिमालय कह चाहे मध्य हिमालय कह। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणियाँ है। इसी श्रेणी में देखने को कुल्लू एवं कांडला की घाटी मिलती है। तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कंडला घाटी देखने को मिलती है। तो घाटी का नाम ले ली तो अधिकतर घाटी कहाँ देखने को मिला था बबुआ। तो लघु हिमालय में व्यक्ति मनुष्य निवास करेला। मसूरी कहाँ देखने को मिलेला बबुआ, यही में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागाटिबा, महाभारत श्रेणियाँ इसी घाटी में देखने को मिलता है, इसी पहाड़ी पर देखने को मिलता है। कह दे ही बाबू गुलमर्ग, सोनमर्ग इसी घाटी पर कश्मीर के घाटी पर देखने को मिलता है। तो कह दी गुलमर्ग और सोनमर्ग किस घाटी पर है, कश्मीर की घाटी लघु हिमालय में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार देखने को मिलता है। शिमला में कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही देखने को मिलता है। तो शिमला कहाँ बा, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के 3 गो मुख्य जगह बा, कुल्लू, मनाली, मसूरी, ठीक, दार्जिलिंग आदि देखने को मिलता है इसी हिमालय में। बृहद हिमालय की घाटी में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग पाए जाते हैं। तो बताइए भोटिया प्रजाति के लोग कहाँ देखने को मिलता है, बृहद हिमालय में। भोटिया प्रजाति के लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, बृहद हिमालय में देखने को मिलते हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में देखने को मिलता है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग देखने को, हाँ, वहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, फूलों की घाटी यहीं पर देखने को मिलता है। कहाँ पर, तो लघु हिमालय पर। फूलों की घाटी लघु हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमकुंड सब इसी पर देखने को मिलता है। चौथा शिवालिक हिमालय। तो इसे निम्न हिमालय या सबसे निचला हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है जो भी नया तैयार हुआ है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ देखने को मिलता है, जैसे कि सबसे निचले में बाबा काठमांडू, नेपाल में पड़ जाला काठमांडू की घाटी। पश्चिम में दून और द्वार देखने को मिलता है। दून और द्वार कहाँ देखने को मिलता है, तब हाँ शिवालिक हिमालय में। निम्न हिमालय में देहरादून, दून से बनता है, देहरादून सबसे बड़ा दून है, और द्वार से बनता है हरिद्वार, जो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तराई माने जहाँ से अब पानी के थोड़ा सा बहाव स्टार्ट हुई और एक बाद हमें सीधा नदी देने आ जाए के। अभी समय बाबा नदी में आगे चला तो कह दी देहरादून और हरिद्वार किस पहाड़ी में आता है, शिवालिक पहाड़ी में, जिसे निम्न पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन, तो नदी के हिसाब से देखल जाए तो नदी के हिसाब से एगो छोड़ दो निचला सबसे आ जी। हम कह दी कि कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ देखने को मिलता है, कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। अमरनाथ गुफा एवं चराय शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल है। कौन, चराय शरीफ। चराय शरीफ क्या है, मुस्लिम तीर्थ स्थल है। तो कहीं कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है। कुमाऊं हिमालय में क्या देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहला नंबर की
कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ देख लीजिए। कुमाऊं हिमालय के चोटी नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, ये सब किस हिमालय में आता है? कुमाऊं हिमालय के श्रेणी में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी दून एवं द्वार घाटी कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलता है। फूलों की घाटी किस राज्य में देखने को मिलता है? उत्तराखंड में, चमोली जिला में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शामिल किया गया था। यह यूनेस्को में शामिल कब किया गया? तो 2005 में। कह दी बाबू बताइए, हिमालय की सभी ऊंची चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। माने कि जितना हिमालय के ऊंचा चोटी बा कौन देखे में मिलेला? तो नेपाल हिमालय के चोटी में देखे के, नेपाल हिमालय के क्षेत्र में देखे के मिलेला। तो जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका नाम देख लेवल जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर ही चोटी देखे के मिलेला। तो का धौलागिरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, 5 याद रखिए लोगे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट हो गई लखनऊ। अरुणाचल प्रदेश के 4 प्रमुख पहाड़ी है। कौन कौन? डाफरा, मिरी, अहोल, मिसमी। 4 पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर नेपाल हिमालय में 5 को देखने को मिलता है, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा। भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित पहाड़ी जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन कौन? जो म्यांमार और भारत के बीच में बा। पटकाई बोम अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बोम कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। नांगा पहाड़ी नागालैंड में। लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर। मिजो पहाड़ी मिजोरम। कदी खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है। तो शिलोंग और चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय में। किस पहाड़ी पर? खासी की पहाड़ी पर। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी देखने को मिलता है। पश्चिम में स्थित है। मेघालय के पश्चिम में से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलता है। इन पहाड़ी के नाम से स्थानीय जनजाति के नाम पर भी रखा गया है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा और मिकमी की पहाड़ी पाई जाती है। तो जैसे याद रखी है, गारो खासी जयंतिया ये शिलोंग के पठार इसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार कहते हैं। शिलोंग के पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा है? नहीं है। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। हिमालय राज्य के 9 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैली है तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ये हिमालय के भाग आते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र कई गो राज्य में देखल जाला? तो 9 गो राज्य में। आ केंद्र शासित प्रदेश बोली तो 2 गो। उत्तरी भारत के मैदान का से शुरू करम हम। उत्तरी भारत के मैदान का से शुरू करें। चलो, राजनीति शास्त्र जोना में मौलिक अधिकार,
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हाल ही में ख़त्म करनी है। तो एमे से तनी 10 गो 12 गो सवाल हमने के देख लीजा। जैसे पहला पूछ दी ही, बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तले है? 36 से 51 तक है। भाग पूछेगा तो भाग 4 कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फिर पूछ दी, बताइए अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? आर्थिक न्याय। ठीक लगे भाई ना, छोटा छोटा का के। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का संगठन यानी ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम। अच्छा, अनुच्छेद 42 में क्या कहता है? अनुच्छेद 42 में क्या कहता है? मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता। मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। फिर 43 अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। किताब देखा लोगिन पेन चेक करा। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपबंध हो। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर जीवन स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 तैसे एक लाइन में याद करोगे तो क्या करब एकरा में? तो याद रखब का लोक स्वास्थ्य का सुधार। सीधे का लिखब? लोक, एक लाइन में टिक लगा लो जवा ऐसे कि लोक स्वास्थ्य का सुधार, उतने अंडरलाइन कर ला, नहीं तो खूब चटकार कर दो उतने के। तो लोक स्वास्थ्य का सुधार। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन अतने याद कर ला, छोटा रही तो याद करे में अच्छा रही। कद ही अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण। स्थान स्मारक वस्तु का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिव्यक्ति वृद्धि। माने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब छोटा हो गई, याद करे में दिक्कत हुई हो तनिको ना हुई। फिर में कह दी, बताइए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर बताइए क्या क्या है? तो मौलिक कह दी नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक भाग 4 है। मौलिक अधिकार भाग 3 है। नीति निर्देशक इसे न्यायालय के द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। न्यायालय में वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के भलाई के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये राजनीति माना जाता है। मौलिक अधिकार कानूनी माना जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधीन को बढ़ा देता है और मौलिक अधिकार सरकार के अधिकार को घटा देता है। होगी लख है। अब मूल कर्तव्य रहे। मूल कर्तव्य को ही मौलिक
नहीं, मूल कर्तव्य अभी स्टार्ट होखे वाला बा। पहले मौलिक अधिकार के एक बार देख लेवल जाओ। मौलिक अधिकार के भी मूल अधिकार कहल जाला। तो मौलिक अधिकार 3 मिनट के अंदर हमने के सब देख लेवे के बाद। हाँ, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग कितना में है? 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तले है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो कुछ तो बोला लोगिन अपना मन से भी कि सब किताबें देख बोलोगिन। कद ये भारत का अधिकार पत्र है। इसे मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अच्छा बताइए, मौलिक अधिकार में कितने भाग में बांटल गए रहे? तो 6 गो भाग में। कौन कौन बबुआ? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बताइए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 है। कभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। हो गई। कभी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। कभी अनुच्छेद 15 है, धार्मिक धर्म नस्ल जाति लिंग के स्थान पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन में समानता, एक लाइन में याद कर लगा, लोक नियोजन में समानता है, समता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समता। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 का कहता बबुआ? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 का कहता? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद अब देखो 18 का कहता? उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत, फिर उपाधियों का अंत। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 क्या कहता? अनुच्छेद 19 से कहता का कि स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का, घूमने का, सभा करने का, संघ बनाने का। तो सीधे स्वतंत्रता लिखला। पत्रकारिता का आज़ादी इसी से स्वतंत्रता से मिलल बा। तो लिखला का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये 7 तरह का उल्लेख है। कितने तरह का है? 7 तरह का। जो 7वां था 19वां के 7वां रहे, ओकरा के संपत्ति का अधिकार रहे, हटा देवल गइल बा। बताइए, अब कह देगा अनुच्छेद 20 का कहला अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण 20 कहता ही। एमे कहानी के समझ में आवत? तू लोग के राजनीति शास्त्र भैया समझ में आवत नहीं है। एमे का समझे के बा बताओ लोगिन? ये रटे के तबा जो अनबा तुम रटे करा के जिन हेने का और बा छोड़ द। एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्या क्वालिफाई करना है? एग्जाम के क्वालिफाई करे के बा। आई में से देवेला अस्पृश्यता का अंत कई बार डल ले बा। फिर जाके हाँ एक बाद ई दिले बा मौलिक अधिकार के कितने होते हैं? 6। किसे निकाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार कई बार दे ले बा। ठीक ना? चलो अनुच्छेद 20 हो गई। अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 21 प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का कहता? प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 तो अब देखो अनुच्छेद 22 का कहता बबुआ? है बहे हाँ, कुछ दशा में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण एक लाइन में याद कर लो। गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद अब आजा शोषण कता
तीसरा मौलिक अधिकार में आवता शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। 23 में क्या कहता, मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध है, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, अनुच्छेद 23 में है। फिर अनुच्छेद 24 है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 है, अंतःकरण की ओर धर्म के अपराध मैंने अंतःकरण, अनुच्छेद 25 है, अंतःकरण। अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्य, अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है, तो किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संपदा की उन्नति और पोषण के व्यय करने के लिए विशेष निश्चित कर दिया गया है, कर निश्चित कर दिया गया है। फिर कहता अनुच्छेद 28 है, तो राज्य के विधि पूर्णांक पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषेध है। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक का संरक्षण, अल्पसंख्यक का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, ठीक ना। इस शिक्षा के संस्था खोल देना है, शिक्षा संस्थान का स्थापना करना है, शिक्षा संस्थान का स्थापना। अब 6वां संवैधानिक उपचार का अधिकार, 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। तो अनुच्छेद 32 का कहता पहले, तो 32 में नागरिकों को मौलिक अधिकार को प्रविष्ट कराना है, उच्च न्यायालय को समुचित करने के लिए जाना है, यानी सीधे याद रखा काम, समादेश निकालने की शक्ति प्रदान किया गया है। 5 तरह के समादेश निकालने की, यही याद रखा मेन, क्या याद रखबो, 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति दिया गया है, किस में, अनुच्छेद 32 में। कोई दिक्कत है ना, तो कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिनिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिपृष्ठता लेख। आगे बढ़ जाए। अब अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में क्या कहल गया बा कि 33 संविधान, अनुच्छेद 33 के भाग 3 का एक अपवाद है, यानी कि अनुच्छेद 33 संसद को विधि द्वारा यह शक्ति प्रदान कर सकता है। सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले बलों के सदस्यों के प्रयोग में लिया जाता है। इतनी याद रखा ना, ज़्यादा लंबा हो जाए फिर ना। चलो नीचे आ जा, मौलिक अधिकार के संशोधन छोड़ दो। अब कहता काम बताइए, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अब कहते हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, कौन कौन, तो अनुच्छेद 14 है, और फिर 20 से लेकर नीचे में बढ़ गया सब है, तो 20, 21, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कोई दिक्कत है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गो बा, जो में 10 गो बा, अनुच्छेद 21 के क भी में शामिल कर देवल गई बा, ठीक ना। खत्म हो गई लख है। अब चल कहाँ तो कर्तव्य में आ जा, मौलिक कर्तव्य। हमनी के पास नेट का इतना समस्या बा कि अभी भी 4G धैले बा, बताओ। और नेट के चक्कर में रहती है ना, तो आज भी क्लास हमनी के सही से ना हो पाई, तो है ये ना। चलो तो राजनीति शास्त्र समझ में आ रहा बा ना। चलो अब मौलिक कर्तव्य,
ये किस भाग में है? 4 के क में। 4 के क में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 51 के क। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो टिक लगा ला पहले। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किसके समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़ दिया गया है। यानी कि टोटल मौलिक कर्तव्य कई गो बा? 11 गो बा। 10 गो कब जोड़ल गई बा? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, और एगो आउ जोड़ गिलक, यानी 11वां कब जोड़ गिलक? तो 2002 में। कौन संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत। इसे कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से अपना लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो कही इसे भाग 4 के क में या 4 के ए में, तो ABCD में ए कही, क में क कही, अनुच्छेद 51 के क के तहत इसे रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। तो 11 को कौन कौन बा? तो देखा, तो के तक देले बा ना? तो ABCD के 11वां अक्षर के है ना? चला 51 के ए, प्रत्येक नागरिक का यह है कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके दशाओं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे, है या ना? तो अनुच्छेद देखो 51 के ए तो दूसरा, माने 51 के दूसरा, अब 11 को बा ना? तो देखो बने 51 के ही भाग में बा। तो पहले हम सीधे से ना बोलम, हम 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे बोलते चलम। तो 1 गो में का लिखल बा कि राज्य के नागरिक कर्तव्य होगा कि वे जो राष्ट्रीय संविधान का पालन करें, आदर्श संस्थान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे, एक विरोध ना करे। जो इसका विरोध करेगा पैरवा नीचे कहीं क्यों रखते? 2 में कहता स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजन रखे और उनका पालन करे। मैं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करे। 3 में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। 4 में कहता देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। फिर 5 में कहता भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। देखा 6 में कहता हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझने और उसका संरक्षण करें। फिर में 7वां 8वां क्या कहता? 7वां कहता 7वां क्या कहता? प्रकृति के 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। तो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति के पर्यावरण की रक्षा। और 8वां कहता वैज्ञानिक दृष्टि और ज्ञानजन की भावना विकास करे, यानी कि वैज्ञानिक की दृष्टि रखे, वैज्ञानिक सोच रखे, वैज्ञानिक पढ़ाई लिखाई रखा। 9वां कहता सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सरकारी संपत्ति जो अनबा सार्वजनिक बा ओकरा के सुरक्षित रखा, बेचा मत ओकरा के। 10वां व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में कृषि को और बढ़ने का सतत किया जाए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, व्यक्तिगत और सामूहिक अपना गति के साथ में समूह की गति भी लेकर चला। और 11वां अंतिम कहता माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा।
कौन संशोधन के तहत? 86 संविधान संशोधन के तहत इसे 2002 में इसमें डाला गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, माता पिता का प्रथम ये कर्तव्य होगा। चलो 71 13 देखा है बबुआ। 13 पाठ में क्या कहता? संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका कौन से भाग में आवेला? तो भाग 5 संघीय कार्यपालिका, यानी कि भाग 5 में बा संघ है। भाग 5 में का बा? संघ। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। लेकिन सुना एमे का कहता? अनुच्छेद कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका संबंधित कहाँ से कहाँ तले बा? तब 52 से 78 तले बा। कार्यपालिका संबंधित संबंध कहाँ से कहाँ तले बा? 52 से 78 तले बा। एकरा आगा बा एकरा में, लेकिन का बतावता? भारतीय संविधान के जो कार्यपालिका बारन इनकर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तले बा? 52 से लेके 78 तक, जिसे राष्ट्रपति हो गइलन। ठीक ना? तो चलो तो कहता कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद किस में कहा गया है? 53 में कहा गया है। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा की प्रति उत्तरदायित्व है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो देखो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपना लिया है। भारत कौन सा व्यवस्था अपनाया है? संसदीय व्यवस्था को, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र के होखेलन और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका नाम मात्र के होलन, वास्तविक कार्यपालिका के होला प्रधानमंत्री और उनकर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 52 में देवल गइल बा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये टिक लगा लो कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत का एक प्रथम नागरिक कहलाता है। टिक लगा लो। राष्ट्रपति का पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, टिक नहीं लगावे के, बस सुना खाली सा। अयू में मेन देले बा। ठीक ना? घबराए के बात नहीं खे, छाँट देले बा पूरा लाइन बाय लाइन नहीं खे। चल एग्जाम के ध्यान में रखते हुए देले बा। आ ई पाठ तू लोग के समझाना कि 5 नंबर बटोरे वाला बा। सबसे ज़्यादा 2 गो भाग तू लोग के याद एकदम चाहिए कंठस्थ। एक भाग 5 एक भाग 6। एमे लोकसभा के बारे में देले बा और ओकरा में विधानसभा के बारे में देले बा। ठीक है ना? एमे देश के शक्ति बा, ओकरा में राज्य के शक्ति देले बा। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह 1 नंबर है, पहला कारण बतावता भारत का नागरिक हो। टिक लगा लो। भारत का नागरिक हो। दूसरा
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चौथा, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया हो। नोट: यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं कहलाता है। देख लो ना, क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर है या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं कहलाएगा। लाभ के पद कौन कहलाई? सरकारी नौकरी पर तुम्हें बारह सरकारी मास्टर बा तो सरकारी मास्टर हो के तो कोचिंग नहीं खोल सकत तब, ठीक है ना। लाभ के पद एगो रहते, दूसरा काम नहीं कर सकत ना, तो ई छोड़ के वही काम करब। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। तो कहता राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल में अनुच्छेद किस में है? 54 में है। निर्वाचन मंडल में अनुच्छेद 54 है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें भाग कौन लेता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी के विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जना में विधानसभा बा, जैसे कि पुदुचेरी में बा और दिल्ली में बा, तो दो गो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, पुदुचेरी और दिल्ली में, वे निर्वाचित सदस्य भाग इसमें ले सकते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद का निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो टिक लगा लो कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो इसका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। अनुच्छेद कितना में चर्चा इसकी? अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये भी टिक लगा ला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होती है? समानुपातिक पद्धति होती है कि प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, यानी कि मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों से हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटें का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कही जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देश जैसे कि बस रीडिंग मार्क के निकल जाए के बाद इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल
में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतरने के ही नाम होते हैं। जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना होता है, इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उसके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। नोट: भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल प्रत्यक्ष अनुचुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, उसको अपना लिया है। तो किसे बबुआ अपनाया गया है? एकल संक्रमण मत प्रणाली को अपनाया गया है। बस इतने याद रखे के बात मैंने। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। तो कितने साल के लिए बनते हैं राष्ट्रपति? 5 साल के लिए। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि पद के जब खत्म हो गई बा, 5 साल पूरा हो गई बा, लेकिन जब तक चुनाव अभी नहीं भइल तब तक राष्ट्रपति बनल रह सकत रन। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद